भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी सरकार में रक्षा मंत्री था, लेकिन राजीव गांधी ने उसे जयचंद कह दिया, जिससे वह इतना नाराज हो गया कि उसने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जब चुनाव हुए तो उसने राजीव गांधी को हरा दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गया। हम बात कर रहे हैं वीपी सिंह की, जिनके इशारे पर ही लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। 1986 में राजीव गांधी से वीपी सिंह के मतभेद शुरू हो चुके थे। जब वीपी सिंह राजीव सरकार में रक्षा मंत्री हुआ करते थे, वीपी सिंह ने बिना प्रधानमंत्री राजीव गांधी से पूछे ही HDW सबमरीन सौदे की गड़बड़ी के जांच के आदेश दे दिए, जिससे राजीव गांधी नाराज हो गए। कांग्रेस के कई सांसदों ने वीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद 12 अप्रैल 1987 को वीपी सिंह को रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार से इस्तीफा देने के बाद वीपी सिंह बोफोर्स घोटाले को लेकर राजीव गांधी पर आरोप लगाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद वीपी सिंह ने जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। हालांकि 1988 में ही उनकी पार्टी का विलय जनता दल में हो गया। 1989 लोकसभा चुनावों में वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले को राजीव गांधी के खिलाफ मुद्दा बना लिया और खुलकर प्रचार करने लगे। वीपी सिंह ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। चुनाव प्रचार के दौरान वीपी सिंह जेब में कागज लेकर चलते थे। अपने हर भाषण में वो कहते थे, मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा हैं। 3 नवंबर 1988 को पटना की रैली में वीपी सिंह के दावे के बाद एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्विस बैंक में खाता लोटस के नाम पर है। मीडिया रिपोर्ट को चुनौती देते हुए वीपी सिंह ने दावा किया कि लोटस और राजीव का अर्थ एक ही होता है। अगर उनकी बात गलत निकली तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बोफोर्स का मुद्दा इतना चुनावी बन चुका था कि उसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिला। 1989 के लोकसभा चुनाव में 198 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन वह बहुमत से कोसों दूर थी। वही राजीव गांधी के खिलाफ बने गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। गठबंधन में शामिल जनता दल को 143 सीटें, बीजेपी को 85 सीटें, वाम मोर्चे को 52 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा गठबंधन में शामिल अन्य दलों को कुल 9 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से गठबंधन को कुल 289 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े से 17 सीटें ज्यादा थी। गठबंधन को तो बहुमत हासिल हो गया, लेकिन वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर अभी भी संशय था, क्योंकि नतीजों के 3 दिनों बाद तक संसदीय दल की बैठक टलती रही। इसके अलावा चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए ताल ठोक रहे थे। नेशनल फ्रंट में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही थी। 30 नवंबर को चंद्रशेखर ने अपने आवास पर ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की, तो दूसरी ओर ओडिशा भवन में देवीलाल के सहारे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की योजना बनाई जा रही थी। इस बैठक में देवीलाल, बीजू पटनायक और अरुण नेहरू मौजूद थे। बैठक में देवीलाल ने कहा, वीपी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी यह है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दे दी है और मैं मुकाबले में जरूर उतरूंगा। बाद में देवीलाल ने चंद्रशेखर को ओडिशा भवन बुलाया, जहां चंद्रशेखर ने कड़े तेवर में कहा, संसदीय बैठक में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन मैं खुद करूंगा। चंद्रशेखर के तेवर को देखकर सभी ने हामी भर दी। तमाम सियासी उठापटक के बीच 1 दिसंबर 1989 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक हुई। बैठक में वीपी सिंह, देवीलाल, मधु दंडवते, अजीत सिंह और जनता दल के सभी सांसद और दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक में एक और प्रधानमंत्री के दावेदार चंद्रशेखर भी पहुंचे। उस समय मलेरिया की वजह से वो बुखार से तप रहे थे। बैठक की पूरी कमान यशवंत सिन्हा देख रहे थे। संसदीय दल की बैठक की शुरुआत में मधु दंडवते ने वीपी सिंह से प्रस्ताव रखने के लिए कहा। वीपी सिंह खड़े होते हैं और बोलना शुरू करते हैं। वीपी सिंह ने देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि वीपी सिंह के प्रस्ताव पर सांसदों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। हॉल में मौजूद 2-4 सांसदों ने ही तालियां बजाई। उधर मीडिया में खबर चलने लगी कि देवीलाल भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि अभी असली गेम होना बाकी था। देवीलाल जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा। देवीलाल का प्रस्ताव सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। जब देवीलाल ने वीपी सिंह के नाम को प्रस्तावित किया तो चंद्रशेखर नाराज हो गए और वो बैठक छोड़कर जाने लगे। बुखार से तप रहे चंद्रशेखर अब गुस्से में लाल थे। उन्होंने कहा, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है। मैं बैठक से जा रहा हूँ।
चंद्रशेखर भले ही नाराज थे, लेकिन वीपी सिंह के सिर ताज सजने वाला था। 2 दिसंबर 1989 को राष्ट्रपति R.K. वेंकटरमण ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। वहीं वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर को भी बड़े पदों से नवाजा गया। अरुण नेहरू को वाणिज्य मंत्री बनाया गया तो कुलदीप नैयर को लंदन में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। हालांकि वीपी सिंह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 90 के दौर में कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, तो बीजेपी राम रथ यात्रा के जरिए हिंदुत्व की सियासत को हवा दे चुकी थी। वीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण के बदले 5 कुख्यात आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया, जिससे देश के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। वही सरकार में भागीदारी निभा रही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को राम रथ यात्रा की वजह से बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सियासी पंडितों का दावा है कि वीपी सिंह के इशारे पर ही आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। यही वजह थी कि बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह अविश्वास मत में हार गए। आखिरकार 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह वह कुल 343 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।